This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत. Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information, and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago, and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti, and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. नमस्कार, मैं अजमेर से डॉक्टर नवल भाबड़ा। भारत एफएम के सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। आपको विदित है कि पिछले साल 8 अगस्त से सतरंगिनी प्रोग्राम में हर शनिवार को हम मिलते रहे हैं। अब तक कई साहित्यिक और कलात्मक विषयों पर हमने बातचीत की है। अभी तक श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, कबीर, रहीम, बच्चन जी पर भी पहले बात हुई है 1-2 बार। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है बच्चन जी के साथ बिताए हुए कुछ पल, उनके संस्मरण। ये उल्लेखनीय है कि मेरा जो पीएचडी का थीसिस है वो मैंने डॉक्टर हरवंश राय बच्चन पर लिखा है। उनके लगभग 100 पत्र मेरे पास संग्रहित हैं अभी तक, जो पुस्तक रूप में प्रकाशनाधीन है। जल्दी आपके सामने आएंगे। बात उन दिनों की है जब मैंने एमए किया था 1970 में और पीएचडी करने की बात शुरू हुई, सिलसिला शुरू हुआ। तो मेरे गाइड थे डॉक्टर मूलचंद सेठिया, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। उन्होंने मुझे विषय सुझाया बच्चन जीवन और काव्य। मेरी भी कविता में और ख़ास तौर से बच्चन जी की कविता में रुचि थी। और पीएचडी का विषय ऐसा होना चाहिए जो जिस पर काम ज़्यादा नहीं हुआ हो, जो महत्वपूर्ण विषय हो और जिसमें आपकी रुचि भी हो। तो इन सभी दृष्टियों से मैंने इस विषय का चयन किया, बच्चन जीवन और काव्य। और तब वैसे ही उत्सुकतावश मैंने एक पोस्ट कार्ड लिखा बच्चन जी को कि इस तरह मैं इस विषय पर आपके काव्य पर और जीवन पर पीएचडी करना चाहता हूँ। तो उनका जवाब आया कुछ ही दिनों में और उन्होंने मना किया कि मेरे हिसाब से ये काव्य का उसका थीसिस का विषय नहीं है। जीवित व्यक्तियों पर थीसिस नहीं लिखी जानी चाहिए। और फिर मैंने उन्हें दूसरा पत्र लिखा, उनसे बात की, तो बाद में उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की। तो बच्चन जी से मेरी 5-6 बार कई बार भेंट हुई दिल्ली में। उनके कुछ प्रमुख जो भाग हैं, अंश हैं, उस पर हम आज बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई 1971 मार्च में, 19 मार्च 1971। मैं और मेरा एक मित्र डॉक्टर राघव प्रकाश दिल्ली गए थे। हिंदुस्तान टाइम्स में अखबार में हमारा टेस्ट भी था नौकरी के लिए। तो बरसात सुबह हुई, मुझे आज भी याद है। हमने टेस्ट दिया, हमारा सिलेक्शन भी हो गया उसमें, पर मैंने ज्वाइन नहीं किया वहाँ। अगर मैं कर लेता तो बजाय प्रोफेसर के मैं आज पत्रकार होता है। वो तो खैर उसकी बात है संयोग की। तो उसी दौरान हम ठहरे थे बिरला धर्मशाला में, वहाँ की डॉर्मेट्री में। और पहली बार दिल्ली गया था मैं, राजस्थान से, जयपुर से बाहर। हमारा दिल्ली का पहला विजिट था ये। तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, इतने साधन भी नहीं थे। फ़ोन भी पीसीओ से और उससे करने पड़ते थे, पब्लिक बूथ से। तो मैंने उन्हें फ़ोन करके समय लिया 18 मार्च का, लेकिन स्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि मैं उनके घर नहीं जा पाया। ऑटो नहीं मिला, ऑटो वाले उनके घर नहीं जानते थे, बस नहीं मिली। तो बात आई गई हो गई और मैं नहीं गया। दूसरे दिन बिना फ़ोन किए
दोपहर में मैं उनके घर के लिए रवाना हुआ और मुझे आज भी याद है कि बहुत ही परेशानी हुई मुझे उनका घर ढूंढने में। राष्ट्रपति भवन के पास नई दिल्ली में उनका मकान था, 13 विलिंगडन क्रिसेंट। और ये वो जगह है जहाँ इमरजेंसी के बाद जब प्रधानमंत्री नहीं थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी उनके पड़ोस में ही रही थी, 11 या 12 विलिंगडन क्रिसेंट में। तो बच्चन जी 13 विलिंगडन क्रिसेंट में रहते थे और मैं सरदार पटेल मार्ग से काफ़ी घूमते हुए भटकते हुए मुश्किल से उनके घर पहुंचा और घंटी बजाई मैंने कॉल बेल। तो एक सजी हुई मुद्रा में एक आकृति मुझे दिखाई दी, जाली का दरवाजा बंद था अंदर से। उन्होंने अंदर से ही पूछा, कहिए। तो मैंने अपना परिचय दिया, बोला मैं नवल भरतपुर से आया हूँ। उन दिनों भरतपुर में हिंदी का प्रोफेसर था मैं कॉलेज में। तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, अंदर से ही बात कर रहे हैं। पर मैंने तो आपको कल बुलाया था, कल का समय दिया था, कल आप नहीं आए, हम आपका इंतजार करते रहे, हमें चिंता हो गई। तो ये सब बात अंदर बाहर से हो रही है। तो मैंने कहा कि वो मेरे पास सुविधाएं नहीं थी फ़ोन की, मैंने बहुत कोशिश की, फ़ोन मिला नहीं और ऑटो बस भी नहीं मिले और मैं नहीं आ पाता। तो बोला फ़ोन कर देते। मैंने कहा मैंने अपनी गलती मानी और क्षमा याचना की। मैंने कहा और वैसे भी इतने व्यस्त और बड़े आदमी के पास अचानक बिना समय लिए चाहे जब पहुंच जाना, ये थी तो मेरी एक तरह से एक दूसरा सी किया मैंने। और ये सब बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गया, बैठा। उन्होंने कहा बैठिए मैं अभी आता हूँ। अंदर चले गए किसी काम से। 5 मिनट बाद वो वापस आए और कहा कहिए क्या कहना है या क्या करना है, मैं आपको 25 मिनट का समय देता हूँ। मैंने कहा 25 मिनट तो बहुत है। ये और बात है कि समय उन्होंने 25 मिनट का दिया, लेकिन लगभग 1 घंटे हमारी बातचीत हुई। मैं कई प्रश्न लिख कर ले गया था अपने पीएचडी के विषय के बारे में। हमारे सवाल जवाब हुए, बाकायदा मैंने उनका इंटरव्यू लिया, साक्षात्कार लिया। बाद में उन्होंने उस पर अपने दस्तखत भी किए। वो ऑटोग्राफ मेरे पास अभी तक मौजूद है, रिकॉर्ड में है मेरे पास वो, मेरे सवाल, उनके जवाब और उनके दस्तखत। तो ये पहली मुलाकात हमारी बड़ी दिलचस्प और नाटकीय रही इस दृष्टि से। हमारे सवाल जवाब शुरू हुए। सबसे पहले मैंने बात की मधुशाला पर कि मधुशाला में आपने एक नया ट्रेंड शुरू किया हिंदी कविता में। छायावादी कुहासे के बाद एक प्रकृत और सरल नई दिशा में आपने हिंदी कविता को एक नया मोड़ दिया। तो उन्होंने जवाब दिया उसका कि नहीं, छायावाद का मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ा, ये कहना तो मेरी कृतज्ञता होगी। उसका प्रभाव निश्चित रूप से, पर उसमें कुछ नया भी था, लेकिन छायावाद से अलग कुछ नया वाद या नया आंदोलन चलाने की ऐसी कोई मेरी मंशा कभी नहीं रही। छायावाद का प्रभाव मुझ पर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मधुशाला ने हिंदी कविता को एक नई दिशा दी जन सामान्य के बीच, इसीलिए उसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा रही। हालावाद के बारे में मतलब ये हिंदी समीक्षा में एक प्रवृत्ति है कि हम बहुत जल्दी किसी भी आंदोलन को लेकर वाद बना देते हैं। तो जैसे छायावाद था वैसे लोगों ने हालावाद कहना शुरू कर दिया। तो मैंने हालावाद के बारे में बात की तो उन्होंने ये कहा कि हालावाद जैसा कोई वाद चलाने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। ये तो क्योंकि मधुशाला की रुबाई में बार बार लय में और दुख में हाला शब्द आता है। हाला एक बहुत अच्छा प्रतीक है, तो लोगों ने उससे लेकर उसका हालावाद नाम रख दिया। ऐसा कोई वाद चलाने की मेरी मंशा नहीं थी। फिर बात हुई राग दर्शन और आग दर्शन की। बच्चन जी ने अपने किसी काव्य में लिखा है, भूमिका में, मैंने अपनी कविता में 2 तरह के दर्शन प्रस्तुत करने की कोशिश की है। एक तो राग दर्शन और एक आग दर्शन। राग दर्शन, राग का मतलब प्रेम, जहाँ प्रेम की प्रवृत्ति हो, आकर्षण की प्रवृत्ति हो, जीवन आपको आमंत्रित करे, वो राग दर्शन है। इसमें जितनी भी रागात्मक प्रवृत्तियाँ हैं, प्रेम की, श्रृंगार की, सौंदर्य की, प्रकृति की, जिसमें जीवन आपको आकर्षित और आमंत्रित करता है, वो राग दर्शन, जो उनके कई काव्यों में है। सतरंगिनी में,
प्रणय पत्रिका, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे। और आग दर्शन, जैसे आग एक चुनौती है। अभी कहीं आग लग जाए तो सबसे पहला काम ये होता है कि उस आग को बुझाएं आप तत्काल। एक संघर्ष और चुनौती है वो, जिसका सामना करना पड़ता है। तो जीवन में जब संघर्ष हो, निराशा हो, अवसाद हो, बाधा हो और चुनौती पेश करता हो वो, तो उससे जुड़ी हुई जो प्रवृत्तियां हैं वो है आग दर्शन। वो भी उनके कई काव्यों में है। तो शुरू के काव्यों में मधु कलश है, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर। तो उन्होंने कहा है कि ये बच्चन जी ने अपनी एक विचार दृष्टि की एक नई दिशा अपने कविता में उभारने की कोशिश की है। आग दर्शन और राग दर्शन के नाम से उस पर बातचीत हुई। गीत और मुक्त छंद के बारे में बात हुई। बच्चन का जो आधा काव्य है वो गीति काव्य है, लय में तुक में है। वो बहुत बड़े और प्रसिद्ध गीतकार हैं हिंदी के, वो जो शीर्षस्थ गीतकार हैं आधुनिक काल के, उसमें बच्चन है। हिंदी गीत को एक बिल्कुल नई और प्रकृत दिशा दी उन्होंने। लेकिन बाद में जो उनका परवर्ती काव्य है वो मुक्त छंद में है, फ्री वर्स में है। जो प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद और नई कविता का सिलसिला शुरू हुआ, जो पूरा फ्री वर्स में लिखा जाता था, तो बच्चन जी ने भी अपना परवर्ती काव्य फ्री वर्स में लिखा। इसके बारे में उनका कहना था कि गीत में उसकी लय, उसका जो संगीत होता है, लय होता है, तुक होती है उसमें, वो बिल्कुल सरल और सीधी होती है। तो सीधा सपाट जो रास्ता है वो गीत का रास्ता है। और जहाँ आपात स्थिति में निर्लक्ष्य, बिना लक्ष्य के कोई बाधाओं से भरा हुआ मार्ग तय करना हो, वो मुक्त छंद का रास्ता है। तो मैं मनी मन में मुस्कुरा। उन्हें पता नहीं था कि मैं भी वहाँ गीत गति से नहीं पहुंचा था उनके घर, मुक्त छंद की गति से पहुंचा था, इधर उधर होता हुआ। तो ये उन्होंने, तो जूही की कली की बात हुई। मैंने कहा जूही की कली बहुत प्रसिद्ध कविता है, निराला की, श्रृंगार की, प्रतीकात्मक। तो वो तो फ्री वर्स में है, पर उसमें राग है, सौंदर्य है, प्रेम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें भी एक अंतर्वर्ती लय है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो गीत के रूप में होती तो और ज़्यादा होती और अच्छी होती। उन्होंने ये बताया कि लोग भले ही साहित्य या काव्य कह दें उसे, लेकिन मैंने जीवन में जो अनुभव किया, जो जिया भोगा, उसी को लिखा। और मैंने जीवन देखा, जीवन का गान किया। तो इसीलिए मैंने विषय चुना अपने थीसिस का, अपने शोध का, बच्चन जीवन और काव्य। क्योंकि बच्चन के जीवन का उनके काव्य से बहुत गहरा और समानांतर रिश्ता रहा है, बहुत दूर तक। जीवन की दशाओं का, स्थितियों का, गतिविधियों का उनके काव्य पर निश्चित रूप से सीधा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। तो ये सब बातचीत हमारी हुई साक्षात्कार में। और अंत में बात हुई सृजन और शिल्प को लेकर। उन्होंने कहा जो दिल से जो संवेदना या कविता निकलती है वो गीत के रूप में होती है, रागात्मकता होती है उसमें। और जो बुद्धि से लिखी जाती है, जिसमें बौद्धिकता और वैचारिकता ज़्यादा होती है, उसमें विचार और संवेदना के साथ शिल्प कई बार प्रधान हो जाता है। और सृजन और शिल्प का अंतर बताया उन्होंने कहा कि सृजन होता है वो टोटलिटी में होता है, कंप्लीशन में होता है, संपूर्णता में होता है। कंस्ट्रक्शन जोड़ तोड़ से होता है। जैसे ये टेबल है, इसका एक हिस्सा पहले, दूसरा हिस्सा बाद में, पाए पहले, बेस बाद में, इस तरह जोड़ तोड़ कर बनाया जाता है। लेकिन एक फूल है, ऐसा नहीं होता कि एक एक करके पंखुड़ी पैदा होती है, पूरा संपूर्णता में निकलता है, संपुट के रूप में पैदा होता है। बच्चा है वो क्रिएशन है। ऐसा नहीं होता कि एक हाथ पहले पैदा हो गया, सर बाद में हुआ, कमर बाद में हुई। संपूर्णता में जिसका सृजन होता है, जो पैदा होता है या जो उभरता है, वो सृजन है, वो क्रिएशन है। और जो जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है वो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है। तो कविता एक सृजन है, वो संपूर्णता में पैदा होती है। और ये बात दूसरे ढंग से प्रसिद्ध पाश्चात्य समीक्षक क्रोचे ने भी कही है कि एक पूरी इंट्यूजन
या सहजानुभूति के रूप में कविता मन में जन्म लेती है, बाद में हम उसे बाहरी आकार देते हैं। तो ये सब बातें हमारी हुई हमारे पहले साक्षात्कार में। उनके घर 13 विलियमडन क्रिसेंट में बड़ी दिलचस्प और नाटकीय मुलाकात थी, लेकिन 25 मिनट का समय उन्होंने मुझे दिया। बिना समय लिए गया था मैं अचानक, और करीब 1 घंटे हमारी बातचीत हुई और काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी बातचीत हुई। ये हमारी पहली मुलाकात थी। मैंने धन्यवाद दिया और चला आया मैं वापस। दूसरी मुलाकात हमारी हुई 16 अप्रैल 1977। वहाँ मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्र थे, भरतपुर में ही लेक्चरर, सतीश चंद्र जोशी। वो भी मेरे साथ गए थे दिल्ली, और हम बच्चन जी के साथ फ़ोटो खिंचवाने गए थे, क्योंकि मेरी थीसिस छप रही थी मैकमिलन दिल्ली से, जो फरवरी 1978 में छपकर आ गई थी। तो उसके लिए हमने चाहा कि कुछ 1-2 फोटोग्राफ्स अगर उसमें हों, तो बच्चन जी के साथ फ़ोटो खिंचवाने हम गए थे। तो फोटोग्राफर हम साथ ले गए थे और फ़ोटो खिंचवाई। और बच्चन जी की वो देखिए आप, उनकी सहजता और उनका आतिथ्य और उनकी दूसरों की भावनाओं को समझने की संवेदना, मुझसे ज़्यादा महत्व उन्होंने जोशी जी को दिया। जोशी जी आइए, बैठिए। और एक फ़ोटो मेरी और बच्चन जी की हुई किताब के लिए, और दूसरी फ़ोटो मेरी जोशी जी की और बच्चन जी की हुई। उसके बाद काफ़ी देर तक हम बैठे, बातचीत हुई। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि आत्मकथा का जो तीसरा हिस्सा है, 3rd पार्ट है, उनके 2 पार्ट पहले पब्लिश हो चुके थे, क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा बसे जैसे दूर, चौथा 10 द्वार से सोपान तक। तो तीसरा पार्ट वो उन दिनों में लिख रहे थे, ये उन्होंने बताया। वो लिखने में व्यस्त हूँ, जिसमें कैम्ब्रिज में जब मैं WB यीट्स पर PhD कर रहा था, कैम्ब्रिज से लेकर इलाहाबाद, और इलाहाबाद से कैसे हम दिल्ली आए, वहाँ तक की घटनाओं का समावेश है। ये भी बताया कि लगभग 70 साल उम्र थी बच्चन जी की उन दिनों में, कि लिखने में आजकल दिक्कत है, शरीर और स्वास्थ्य की दृष्टि से 1-2 पेज से ज़्यादा लिखे नहीं जाते हैं। तो चौथा अंश में लिखने की सोच रहा हूँ, लिखूँ कि नहीं लिखूँ। और लिखूँगा भी तो उसमें दिल्ली के जो जीवन की घटनाएं हैं उनके खास खास भाग दूंगा मैं। और एक बार तो मैंने पूरी योजना ही ये ख़त्म करने की बात सोची थी, तो मैंने कहा नहीं, ये तो मत कीजिए आप, क्योंकि आपके जो पहले 2 पार्ट हैं आत्मकथाओं के, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर वो काफ़ी रिसेप्टिविटी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है उनको, बहुत लोकप्रिय हैं वो। ये बात उन्होंने भी मानी कि हाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं के 5 और नीड़ का निर्माण फिर के 4 संस्करण निकल चुके हैं, जो बहुत मुश्किल से होता है किसी किताब के लिए। गद्यकार की बात हुई उसमें, तो बच्चन जी ने बताया कि बच्चन साहित्य पर काफ़ी लिखने वाले एक और राइटर हैं, जीवन प्रकाश जोशी। कि जीवन प्रकाश जोशी की गद्यकार बच्चन के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, लेकिन मैं उससे असंतुष्ट हूँ, क्योंकि उसमें आधे तो मेरे जो खास खास उद्धरण हैं गद्य के, वो भरे पड़े हैं, लेकिन इसमें जीवन प्रकाश का कोई दोष नहीं है। उन्होंने कहा हिंदी में अभी गद्य की क्रिटिसिज्म के उतने कैनन्स डेवलप नहीं हुए हैं। कैनन्स, मानदंड कविता के तो बहुत रीच हैं हिंदी में, संस्कृत की परंपरा से, लेकिन जैसे संस्कृत में कहते हैं गद्यम कवि नाम निक्षाम बदंती, गद्य लिखना कवियों की कसौटी है, ज़्यादा मुश्किल है। उस गद्य की आलोचना के उतने कैनन्स हिंदी में अभी डेवलप नहीं हुए हैं। मैंने कहा अंग्रेजी में ज़्यादा है, तो बोला कि अंग्रेजी से भी ज़्यादा फ्रेंच में है। फ्रेंच प्रोज इन क्रिटिसिज्म इज मच रिचर, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने एक शिकायत भी की एक तरह से हिंदी पाठकों से और समीक्षा से, कि मुझे हिंदी वालों ने सिर्फ कवि के रूप में जाना, मेरे जो गद्य की रचनाएं हैं, आत्मकथा, निबंध, थीसिस, अनुवाद, इनकी तरफ लोगों ने कम ध्यान दिया। और मुझे ये कहा कि मेरी थीसिस आप जरूर पढ़िए, मोतीलाल बनारसी दास से प्रकाशित हुई है वो, और पढ़ने का सुझाव दिया। और उन्होंने कहा कि इसका भी 2nd एडिशन आ गया है, जो बहुत रेयर है। शोध ग्रंथ
की जो पुस्तक होती है उसका दूसरा संस्करण नहीं निकलता है कभी, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। और ये भी बताया कि अमेरिका में आजकल बहुत लोकप्रिय हो रही है, वहाँ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और पढ़ी जा रही है। ये भी बात हुई, बच्चन जी ने कहा कि गद्य लिखने में परिश्रम ज़्यादा होता है, लिखकर उसे बार बार देखना पड़ता है और सिस्टमेटिक करना पड़ता है फॉर डेप्थ, ताकि उसमें कविता में तो लय, संगीत, तुक, संवेदना और चीज़ें भी बहुत होती है जिनका प्रभाव होता है, पर गद्य में क्योंकि शब्द से सीधा संवाद है, पाठक से संप्रेषण है, तो उसमें डेप्थ या प्रभाव पैदा करने के लिए लिखने के बाद भी उसको पुनर्सृजित करना पड़ता है, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है। इसलिए गद्य लिखना ज़्यादा मुश्किल है। और मुझे याद आया संस्कृत में, जैसा मैंने पहले बताया था, गद्यम कविनाम निक्षम वदंती, गद्य कवियों की कसौटी है। ये बात बच्चन जी ने भी कही। मैंने बातचीत में ही भरतपुर आने का निमंत्रण दिया उनको कि आप कभी भरतपुर आइए, तो उन्होंने उम्र का तकाजा दिया कि इस उम्र में यात्रा अनुकूल नहीं रहती है, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यह भी कहा उन्होंने कि जवानी में बाहर जाकर जो चेंज होता है जीवन में, उसको आदमी एंजॉय करता है, कर सकता है, लेकिन बुढ़ापे में ये थोड़ा कष्टदायक होता है, इसलिए संभव नहीं है। मुझे एक खास नाम याद आ रहा है, गुलाब चंद। गुलाब चंद उनका घर का शायद सेवक था, सर्वेंट था। वो बार बार कोई भी काम होता तो गुलाब चंद को बुलाते थे। गुलाब चंद खास ढंग से, एक खास अंदाज था, गुलाब चंद चाय लाओ, बिस्किट लाओ। तो वो गुलाब चंद नाम मुझे अभी भी याद है। उन्होंने बड़े आग्रहपूर्वक हमको चाय पिलाई, बिस्किट खिलाए। हम थोड़ा संकोचवश या बातचीत में बैठे रहे तो खुद कहा कि ये सब खाने के लिए है, खत्म करने के लिए, खाली देखने और रखने के लिए नहीं है। बीच में 2-3 बार अंदर बाहर होते रहे, आते जाते रहे वो, पर उनकी शारीरिक चेष्टाओं से, मानसिक भंगिमाओं से, मुद्राओं से साफ लग रहा था कि बच्चन जी का कितना सरल और सहज व्यक्तित्व और स्वभाव है, और चिर अभ्यास के कारण एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट, कायदा पसंद व्यक्ति जैसा होता है, वैसा उनके स्वभाव से, उनके आचरण से, उनकी भंगिमाओं से उनका व्यक्तित्व मुझे लगा। सहज, संयम, संयत, खरा और टू द पॉइंट, बिल्कुल कायदा पसंद, डिसिप्लिन। इतने में ही उनके एक बचपन में साथ रहे हुए बाल सखा आए, M.R. बंसल। ये हमारे वहाँ बैठे हम जब बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान M.R. बंसल की एंट्री होती है, उनका आगमन होता है, और उनसे बहुत सारी बातें हुई जिनका मैं संक्षेप में उल्लेख करता हूँ यहाँ पर। उसी वक्त तेजी जी अंदर से बाहर आई, वो कहीं बाहर जाने के लिए तैयार थी। उन्होंने बच्चन जी को इंस्ट्रक्शन दी,
Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information, and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago, and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sphurti, shakti, and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत.